पहलगाम हमले के बाद लोग गम और गुस्से में हैं। पहलगाम में हंसती खेलती जिंदगियां उजाड़ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। सरकार सख्त कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन इस सबके बीच वो कहानियां भी सामने आ रही हैं जब इंसानियत ने कश्मीर को शर्मसार होने से बचाने की कोशिश की, संकट में पड़े लोगों की मदद की। ये परिवार गम में डूबा हुआ है, लेकिन उसे अपने बेटे पर नाज भी है। बैसरन में घोड़े पर सैलानियों को ले जाने वाले उसके बेटे आदिल रजा खान ने आतंकियों से भिड़ने की हिम्मत दिखाई और जान देकर भी अपने मेहमानों को बचा लिया। कश्मीर ही नहीं, बाकी देश में भी ये कहानी बार बार कही और सुनी जा रही है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की इस परिवार से। कश्मीरियत जो है, मेहमान जो आए थे उनको बचाने में अगर शायद बचाने की कोशिश ना करते तो उनकी जान बच जाता। बेटे को उतना दुख नहीं है जितना उन सैलानियों का दुख है, क्योंकि उनके बहुतों की जान चली गई है। क्योंकि वो एक 6 दिन की शादी हुई थी, उस लड़की की, उसका हस्बैंड मारा गया, दूसरे का ये बाप मारा गया दूसरी लड़की का, और बच्चे मारे गए। वहाँ पे बहुत दुख है उन सैलानियों का भी, जिनकी मौत बेगुनाह चली गई। उनकी मौत को बचाते बचाते मेरा लड़का आदिल हुसैन भी चला गया। तो मैं फख्र भी करता हूँ अपने बेटे पे कि जिसने इतना अपना नाम रखा, जिसने उनको बचाने की कोशिश की। यहाँ कुछ लोग बच भी गए उसकी वजह से, जिस वजह से कुछ लोगों की जिंदगी बच गई। लेकिन एक अफसोस भी हुआ कि रवीसा भाई अब आपका वापस नहीं। अंतिम बार जब गए थे तो क्या कह के गए थे आज? यही कि आज हम काम पे जाएंगे तो कल नहीं जाएंगे। मुझ में जाने की हिम्मत ही नहीं होती, अब काम करने की कोई हिक्कत ही नहीं है। आज जाऊंगा कल घर बैठूंगा। यही बोल रहा। सलीमा क्या कहेंगे? बेटा जो है आदिल अब बीच में नहीं, और जो कहा गया कि एक धर्म के लोगों को निशाना बनाया था, ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं नहीं, ये नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। अंधाधुंध फायर हुई। मैं हमारे बेटे ने उसका वो जो जिससे वो फायर कर वही पकड़ा था, उसका ये भी कट गया था, ये हाथ भी ये उसका कट गया था खींचने से। उसको पीछे से फायर हुआ, आगे से निकला था, यहाँ से पीछे से दूसरे बंदे ने फायर मारा। उसने अपना आप उसके ऊपर फेंका था, जो उसके घोड़े पे था, उसने अपना आप उसके ऊपर फेंका था। मत मारो इसको, मत मारो इसको, इसने क्या किया है। तो उसको पकड़ा था उसने, बहादुर बच्चा था ये सेहत में भी अच्छा था। तो पीछे से उसको फायर किया तो फिर वो गिरा। और ये हैं साजिद भट्ट। इनकी भी ये तस्वीर लगभग वायरल हो चुकी है। वो बताते हैं कि हमले की खबर सुनकर वो फौरन दौड़ पड़े। उन्होंने लोगों को पानी भी पिलाया, दिलासा भी दिया, फिर एक बच्चे को पीठ पर लेकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए भागने लगे। हमारे सहयोगी शिव अरूर से उनकी बातचीत बताती है कि किस कदर बुलंद थे उनके हौसले। तो जब से हमने पहुंचा है तो वहाँ मतलब बच्चे रो रहे थे, कुछ औरत रो रहे थे। वो बोलते हमको बचाए। हमने ये जहाँ पे हमला हुआ था मतलब वहाँ अंदर जो ग्राउंड है, ग्राउंड के जो गेट है, गेट के पास हुआ था, वहाँ बोल रहे थे भैया हमको बचा। हमने बोला उनको आपको टेंशन लेने की जरूरत है, हम लोकल है, हम आए मतलब आपके हेल्प के लिए आए हैं, आप पानी वानी पियो। पानी वानी पिलाया। जैसे हमने वो उनको जख्मी को देखा तो कहीं को घोड़े पर बिठा के पहलगाम की तरफ रवाना किया। वहाँ पे बहुत सारे घोड़े, हम ही नहीं थे, बहुत सारे घोड़े वाले थे वहाँ पे, बहुत सारे मतलब जो घोड़े जिनका सवारी वहाँ पे था, उन्होंने घोड़े पे बिठा के पहलगाम की तरफ। और जो जख्मियों को हमने जो देखा था, मतलब वहाँ पे उनकी मतलब जो जख्मी थे, हमने भी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला आप इनको लेके जाओ, नीचे कंधे पे लेके जाओ, आप इनको अस्पताल पहुँचाओ। फिर उनको रास्ते वास्ते में पानी पिया, दिलासा दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम साथ में। बाकी फिर मतलब और भी फिर पुलिस आर्मी वार्मी आया। बस फिर उनका बुलेट वुंड गोली लगी थी उनको। सर उनका जो जैकेट है मतलब जो जैकेट में उनका खून लगा है, चेहरे पे यहाँ पे खून लगा, तो वो उनको हमने देखा नहीं ब्लड वलड लगा है कि नहीं। वो आप जानते हैं कि वो कौन था जो आपने उठाया था? वो कौन मतलब था? बच्चा था। वो बोल रहा कि वो जो बच्चे था उनकी माँ था, और मेरे अलावा भी जो घोड़े वाले थे उनके कंधे पे उनकी माँ था,
क्योंकि मैं उनके आगे जा रहा था, वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कंधे पे लोगों के, अब किसी रास्ते में जब लोग देख रहे थे कि लोगों को हम कंधे पे उतार रहे हैं मतलब हॉस्पिटल के लिए, तो किसी ने फिर वीडियो बनाया, तो मेरा वीडियो जो वायरल हुआ था, नहीं तो मेरे अलावा और सारे लोगों ने भी हेल्प किया है सर। बिल्कुल, आप ये बोल रहे हैं सज्जाद, लेकिन वो वीडियो जो आया है सामने वो वायरल गया है इंटरनेट पे। लेकिन जब ये हो रहा था, जब आपके कंधे में ये बच्चा था और उसको सहारा दे रहे थे आप, तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आपको डर नहीं लग रहा था? डर तो लगा था, पर उधर तो मतलब उधर अगर मतलब डर दिमाग में रखते तो हम उनको हेल्प नहीं कर पाते। उधर तो इंसानियत को देख के हमने उनको हेल्प किया है, मतलब ये मतलब इंसान को देख के हेल्प। इंसानियत सबसे बड़ा चीज़ है। धर्म पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म आता है। इन सब के बीच ऐसे टैक्सी वाले भी दिखे जिन्होंने इस आपदा को अपने लिए अवसर में नहीं बदला। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया और बिना पैसे लिए एयरपोर्ट तक छोड़ा। यहाँ जो हमारे मेहमान ठहरे थे उनके लिए फ्री गाड़ियाँ रखे, ऑल घायल लोग जो लोग थे जो वापस जा रहे थे, जहाँ भी ऑल इंडिया के लिए हमने गाड़ी फ्री रखे हैं सर। फ्री, चाहे जिसको जम्मू जाना है, जिसको कहीं भी जाना है, हम रेडी है। इस वक्त में भी चाबी है हमारे जेब में है, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब कोई पैसा नहीं किसी को, कोई कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम सामने आए या नहीं, लेकिन उन्होंने इस संकट के समय में खूब मदद की। हमारे सहयोगी नजीर ने बात की ऐसे ही एक शख्स से। मैं पहुंचा तो वहाँ कयामत जैसा मंजर था, क्योंकि लाशें गिरी हुई थी, जख्मियों की हालत बुरी थी। तो मैंने सबसे पहले यही कोशिश की है कि पहले पानी पिलाया, उसके बाद मैं अपने ग्रुप में जो ही मैं उधर से इधर से उधर घूम रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने ग्रुपों में मैसेज डालता हूँ तो आप गोली वाले यहाँ पे आ जाइए, हमें इसको मदद करना है। एडीवी वालों को मैंने कॉल की, उनको मैसेज भी डाली है, आप इधर पे आ जाए, क्योंकि एक आदमी न जख्मी को संभाल सकता था, न डेड बॉडी को उधर से इधर ले सकता था। इसीलिए मैं इधर से उधर में परेशानी की हालत में उस टाइम था। बिल्कुल, वो तो हम देख रहे थे इतना जब ये हुआ तो बिल्कुल। फिर वो घोड़े वाले थे जो पहले रिस्पॉन्ड थे, जिन्होंने जख्मियों को वहाँ से जो ही घोड़े वाले वहाँ पे पहुँचे हैं तो मैंने कोशिश ये की कि लगभग 5-10 आदमी को मैंने घोड़े पे बिठाया, क्योंकि उनकी हालत थोड़ी ठीक थी, वो जख्मी थे, वो हालत थोड़ी ठीक थी। एक जो आदमी था वो घोड़े पे भी बैठ न सका, उसको मैंने कंधों पे बिठाया, जो सजाद भाई है उसको कंधों पे बिठाया, उसको मैंने बोला लेके जाओ। दूसरा जो वो कंधे पे भी बैठ न सका, उसको हमने चारपाई पे बिठा के 4 आदमी ने नीचे लाया। शिमोगा की पल्लवी मंजुनाथ ने अपनी आंख के सामने अपने पति को खो दिया। वही हैं जिन्होंने आतंकियों से अपील की कि वो उन्हें भी मार दें, लेकिन वो ये नहीं भूली हैं कि 4 स्थानीय लोगों ने ही उनकी मदद की। कश्मीर ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां लोगों ने अपने मेहमानों को पानी पिलाया, खाना खिलाया, अपने घर रहने की जगह दी, उन्हें दिलासा दिया और फिर सुरक्षित उनके ठिकानों तक पहुंचने में मदद भी की। जी, उस समय पे हम वहाँ पे नहीं थे, हमारा टैक्सी स्टैंड यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे थे। तो जो ही हमारे एसएचओ साहब ने हमें कॉल की तो उस समय हम ऊपर रेस्क्यू के लिए गए। तो जो हमने वहाँ पे मंजर देखा वो मतलब कत्लो गारत, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे। वो एसएचओ साहब बिल्कुल रो पड़े उधर, मतलब ज़मीन पे गिर पड़े उधर जब उन्होंने देखा वो चीज़। तो बहुत खौफनाक मंजर था वहाँ पे। कैसा, आपने क्या खौफनाक मंजर देखा और फिर कैसे जो लोग घायल थे आप लोग उनको भी लेकर आए? जी, घायलों को भी लेके आए, जो जिंदा थे उनको भी लेके आए, जो डेड बॉडीज़ थी उनको भी लेके आए हम नीचे। तो मतलब सबसे पहले मतलब एसएचओ साहब वहाँ पे पहुँचे थे, सबसे पहले। और ये जो गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी वहाँ तक ऊपर तक नहीं जा पाती है? जी, खाली अल्टरन व्हीकल मतलब वहाँ तक पहुँचती है और घोड़ा जाता है, उसके बगैर कोई साधन नहीं है। मतलब इसका भी मुश्किल से ही पहुँचती है ये गाड़ी भी, बहुत मुश्किल से पहुँचती है। कितने लोग आप लोगों ने देखा जो घायल हुए, तो कितने लोग आप लेकर आए, कहाँ? घायल तो हम मतलब 30 से 35 लोग टोटल, जिंदा मुर्दे जो भी थे, मतलब घायल भी थे, तो 23-35 लोग लेके आए हम नीचे। उन्होंने यहां तक कहा कि काश आतंकवादी सैलानियों की जगह उनकी जान ले लेते। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उनके ऊपर हमला नहीं, ये सीधे हमारे मतलब बाल बच्चों पर हमला हुआ है। अगर उनके बदले हमारे मतलब खानदान पर हमला करते, हमारे बाल बच्चों पर हमला करते, हमको इतना दुख नहीं होता था। आंखों में आंसू है, मर बह नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरे हम खुश हो गए हैं, अंदर से खाली पड़े हैं हम।
अपना दुख सुनाए तो किसको सुनाएंगे। ये मेहमान लोग आते थे यहाँ पर एज ए गेस्ट, हम इनको मतलब भगवान की तरह पूजा करते थे इनकी। तो वक्फ संशोधन कानून को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल कर दिया। 1300 पन्नों से ज्यादा के इस जवाब में केंद्र ने वक्फ कानून का बचाव किया है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर कानूनी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है, वो भी 1300 से ज्यादा पन्नों में। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून का बचाव किया है। हलफनामे में कहा है कि ये कानून संवैधानिक रूप से वैध है, ये संसद द्वारा पास कानून है, ये कानून किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता। पिछले 100 सालों से वक्फ बाय यूजर का पंजीकरण जरूरी है। वक्फ बाय यूजर सरकारी और निजी संपत्ति को हड़पने वालों के लिए सेफ हेवन है। चौंकाने वाली बात है कि 2013 से अभी तक वक्फ संपत्ति में 116% बढ़ोतरी हुई है। वक्फ काउंसिल और बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति समावेश करने के लिए है। वक्फ कोई मुस्लिम धार्मिक संस्था नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है। वक्फ संपत्ति किसी समुदाय की संपत्ति नहीं है। ये संशोधन वक्फ संशोधन में पारदर्शिता लाने के लिए है। सरकार ने दावा भी किया कि इस कानून से मुस्लिम समुदाय के पूजा पाठ या धार्मिक अधिकारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। फिर केंद्र सरकार ने न केवल अपने कानून का बचाव किया है बल्कि अदालत की भूमिका का भी हवाला दिया है। केंद्र ने कहा है कि अदालत संसद के पास कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधियों की इच्छा का प्रतिबिंब है। याचिकाओं पर फैसला आने तक वैधानिक प्रावधानों पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रोक नहीं लगा सकती। याचिकाओं के जरिए अदालत को गुमराह किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए थे। अदालत के कड़े रुख के बाद केंद्र ने कुछ प्रावधानों को लागू न करने का भरोसा दिया था। केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तो कर दिया, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि 5 मई को उसकी परीक्षा होगी, जब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि उसके जवाबों में, उसकी दलीलों में कितना दम है और अदालत उसकी बातों से संतुष्ट होगी या नहीं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ कथित तौर पर गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अजमेर कांड जैसी झलक दिखाने वाले इस प्रकरण में अब तक आधा दर्जन से अधिक छात्राएं शिकार बनी बताई जा रही हैं। आरोप है कि आरोपी युवकों ने उनकी पहचान छिपाकर दोस्ती की, फिर अश्लील वीडियो बनाकर न सिर्फ ब्लैकमेल किया बल्कि अन्य छात्राओं को फंसाने के लिए मजबूर भी किया। आरोपियों के नाम फरहान और साहिल बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी दे रहे हैं और जानकारी। एक संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि बाग शवनिया क्षेत्र में कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी। इस मामले में प्रकरण कायम किया गया है। उसमें अलग अलग 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में अलग अलग एसआईटी गठित की गई है, जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर। प्रथम दृष्टया इसमें दुष्कर्म और चूंकि आवेदिका उसमें नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट की भी उसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही इसमें पुलिस की जो एसआईटी टीम है इस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बेहद ही ये गंभीर मामला सामने आया है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो पहली एफआईआर है वो 11 अप्रैल को दर्ज हुई थी। हालांकि ये मामला 2017 से चला रहा है। जो पुलिस के सूत्रों का कहना है कि 2017 से इन लड़कियों के साथ जो शोषण चल रहा था और लगातार चूँकि इस जो ये आरोपी मुख्य आरोपी हैं, इनसे पूछताछ में पता लगा, उनके मोबाइल जब खंगाले गए तो भी इस रैकेट का पता लगा। कुछ आरोपी दूसरे राज्यों के भी बताए जा रहे हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और ऐसा पता लगा है कि ये पहले कुछ लड़कियों को फांसते थे, उनसे दोस्ती गांठते थे और उसके बाद उनका शारीरिक शोषण होता था और फिर उनसे कहा जाता था कि वो अपने दोस्तों को भी इनकी दोस्ती कराएं और इस तरह से इन्होंने एक बड़ा चक्र बना लिया था। आखिरकार
लगातार एक लड़की ने हिम्मत जुटाकर इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि कुछ लोग अब नौकरी भी करने लगे हैं, इसके बावजूद इनका शोषण चल रहा था। वहीं जो निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर पुलिस उनसे जानकारी मांगती है तो वो जानकारी मुहैया कराएंगे। लेकिन अभी तक तो 4 लड़कियां सामने आ गई हैं, दो आरोपी पकड़े गए हैं। उनकी जो उनसे पूछताछ चल रही है, उसके आधार पर कुछ और आरोपियों को दूसरे राज्यों में खंगाला जा रहा है। उनके बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन जो कुछ वीडियो मिले हैं उसमें बहुत आपत्तिजनक चीज़ें हैं, और ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हथियारों के दम पर भी उनको डराया धमकाया जाता था। अब चूँकि इसमें धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, तो इस आधार पर भी पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला, और जिस तरह से अजमेर में कुछ सालों पहले एक इस तरह का वाक़या हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 लड़कियां फिलहाल सामने आई हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक लड़की की काउंसलिंग भी की जा रही है। एक लड़की के साथ जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था तब वो नाबालिग थी, तो पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस की तफ्तीश इस दिशा में आगे बढ़ रही है। SIT गठित कर दी गई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो इस मामले को सुलझा लेगी। और मध्य प्रदेश के बालाघाट से भी एक ऐसी खबर है। 4 लड़कियों से गैंगरेप हुआ है। 7 युवकों ने किया है ये गैंगरेप। सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 3 नाबालिग और 1 बालिग लड़की के साथ ये सामूहिक बलात्कार हुआ है। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी अजय शर्मा के पास जाने की। अजय, क्या और जानकारियां मिल रही हैं? भोपाल के बाद अब बालाघाट में ऐसी खबर। देखिए, बालाघाट की पूरी घटना है। शादी से लौटकर ये तीनों चारों लड़कियां आ रही थी और देर रात 1 से 2 बजे का वक्त था। घना जंगल था और उसी शादी से लौट रहे थे तकरीबन 7 युवक जो अलग अलग बाइक पर सवार थे। उसी दौरान ये युवकों ने जो है बच्चियों का पीछा किया और 2 बाइकों पर बच्चियां चल रही थी। एक भाई चला रहा था और एक लड़की चला रही थी बाइक, और तभी इन आरोपियों ने बाइक को धक्का देकर गिराया है और जो उनका भाई उसको दूसरी बाइक से रवाना किया है, भगाया है वहाँ से डरा धमका कर, और उन बच्चियों के साथ जो है घने जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इनमें से 4 युवतियां थी, बच्चियां थी, जिसमें से 3 नाबालिग हैं जिनकी 13 साल, 14 साल और 15-16 साल के आसपास उम्र बताई जा रही है। जो SP बालाघाट से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने इस पूरे मामले में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि की है। सीधे तौर पे उनका कहना है कि आरोपियों ने लड़कियों की जो लड़कियां हैं, जो पीड़िताएं हैं, उन्होंने आरोपियों की शिनाख्त कर ली है और सभी को 7 आरोपियों को जो बालिग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान कई जो बच्चियां हैं वो बुरी तरह चोटिल हुई हैं और उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कल देर रात की ये पूरी घटना है जिसमें आज आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं ताकि इस पूरे मामले में और भी क्या तथ्य उनको शामिल किया जा सके। कई गंभीर धाराओं में जो है मामले दर्ज कर लिए गए हैं। बालाघाट पुलिस इस पूरे मामले में एक SIT बनाने की भी बात कर रही है ताकि मामले में और भी जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। इस पूरे मामले को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो ये कि इसमें कुछ जो बालिग भी थे और 2 और अन्य नाबालिग थे, उनके बीच भी इस तरीके की वारदात हुई है। तो तकरीबन 4 से 5 लोग इस वारदात में भी और शामिल हो सकते हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन अभी हाल पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। लेकिन बहुत ही शर्मसार और दुखद ये खबर है कि भोपाल से ऐसी खबर और फिर बालाघाट में 4 बच्चियों के साथ, इनमें 3 नाबालिग हैं, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। 7 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ औरों को पकड़ना बाकी है, लेकिन अपने आप में सख्ती की इस समय यहाँ पर ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और सिक्किम से खबर दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ। तो भूस्खलन से प्रभावित उत्तरी सिक्किम में फंसे सैकड़ों पर्यटकों को बचाया गया है। गुरुवार को मंगन जिले के लाचेन और लाचुंग क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद कई वाहन फंस गए थे। करीब 222 वाहनों को बाहर निकाला गया और जो यहाँ पर पर्यटक सैलानी थे उनको बचाया गया है।